आज हम मैरी गोल्ड फॉर अपकमिंग फेस्टिवल जो नेक्स्ट फेस्टिवल्स आने वाले हैं उसके लिए हम मैरी गोल्ड को कैसे कब सोइंग करना और कैसे उसको मैनेज करना उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ओके। गणेश चतुर्थी आता है सितंबर 14 2026 को। दसरा आता है 20th ऑफ अक्टूबर और दीपावली आती है नवंबर 8 को। तो इस डेट पे अगर जो मैरीगोल्ड सोइंग हम करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो इस टाइम के दौरान उसको पीक फ्लावरिंग आना है, तभी हम अच्छा प्राइस को फ्लावर्स को सेल कर सकते हैं। ओके। इस वीडियो का डिस्कशंस ऐसा रहेगा कि पहले हम सिलेक्शन ऑफ हैबिट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, देन सोइंग डेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, फर्टिलाइजर डोज, जनरल फर्टिलाइजर डोज, पेस्ट एंड डिसीज और उसका कंट्रोल मेजर्स कैसा है, और अदर चैलेंजेस क्या क्या आ सकता है और उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उसको कैसा हम सॉल्व कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को, उसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। और जो भी यहाँ पे डिस्कशन हुआ है या रिजल्ट्स हमने डिस्प्ले किया है वो R&D स्टेशन, वक्कल सीड के R&D स्टेशन जो है बेंगलुरु साउथ में, वहाँ के रिजल्ट के हिसाब से है। ये डाटा जो हम दे रहे हैं वो चेंजेस हो सकता है क्योंकि एरिया टू एरिया, फार्मर्स टू फार्मर जो ऑपरेशनल मेथड्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो ये जो भी यहाँ पे डिस्कशन होगा वो सिंपल एक जनरल व्यू के हिसाब से आप देख लीजिएगा और आपके एरिया के हिसाब से आप उसको अल्टर कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो आप। ओके। पहले हम सिलेक्शन ऑफ हैबिट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैंने यहाँ पे 3 हैबिट्स लिया है। एक अंबर लेमन येलो टॉल, वो आता है 55 to 65 डेज। वो भी डिपेंड्स रहता है कि मौसम कैसा है। अगर सनी डेज रहा तो 55 डेज में आ जाएगा और रेनी डेज रहा तो 65 डेज से भी ज्यादा भी हो सकता है। ओके। और केसर होता है, ये है ऑरेंज टॉन, ये 45 to 55 डेज से आता है। और एक है कीर्ति, ये ऑरेंज सेमी टॉल है, ये 45 to 50 डेज में आता है और इसको हम रेनी सीजन के लिए रेकमेंड करते हैं और इसको स्टेकिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको अंबर और केसर को लगाना चाहते हो तो स्टेकिंग लग सकता है। ओके। अंबर और केसर के बारे में लास्ट एंड को मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसका कैरेक्टर सभी आप वहां पे देख सकते हो। ओके। सोइंग डेट्स के बारे में हम लास्ट को डिस्कशन करेंगे, उससे पहले हम फर्टिलाइजर डोज के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड दैट विल बी जनरल डिस्कशंस, वहां पे इन डेप्थ डिस्कशन कुछ नहीं रहेगा। बेसल डोज यहाँ पे ना फार्मर जो रेगुलर प्रोसीजर्स जो फॉलो करता है ना वही करना चाहिए। वो FYM डाल सकता है, DAP डाल सकता है, MOP या सल्फेट, जो रेगुलरली वो करता है वो उसको करना चाहिए। जब वो बेड प्रिपरेशन करता है ना तब, तो उसके बाद आप ड्रिप लगा के कर सकते हो, तो ड्रिप ले करके उसके बाद आप मल्च डाल लेते हो। ओके। तो आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग मल्च सब डाल के जब पौधा आप लगाते हो ना, ट्रांसप्लांटिंग करते हो ना, तो वहां से फ्लावरिंग आने की स्टेज तक, सीडलिंग्स लगाने के बाद फ्लावरिंग, जो पहला फ्लावर आता है ना, उस टाइम तक आपको मैक्सिमम 19 ऑल फर्टिलाइजर, जो लिक्विड फर्टिलाइजर्स है यानी कि जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स होता है उसको आपको ज्यादा देना चाहिए और 1261 देना चाहिए। ओके। इसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान जाना रहना चाहिए। नॉर्मली कितना देना, एक्चुअली 1-2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर उसको हम डिजोल्व करके फर्टिगेशन देते हैं, लेकिन जो आप प्रीवियसली आपके एरिया में जो प्रैक्टिस आप फॉलो कर रहे हो वही फॉलो करो। ओके। ये जनरल स्टेटमेंट्स है। ओके। इसके बाद आप नैनो यूरिया 1 to 2 ml पर, आप पहले 1 ml ही कीजिए, 1 ml पर लीटर आप उसको स्प्रे करना चाहिए कंप्लीटली डिजोल्व करके। ये 10 ट्रांसप्लांटिंग के 10 दिन के बाद आपको नैनो यूरिया देना है, 1 to 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर। उसके बाद और एक 15 दिन के बाद आपको 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से नैनो यूरिया आपको स्प्रे करना है। और इसके बाद कभी भी नैनो यूरिया
क्रॉप को स्प्रे नहीं करना, ओनली 2 टाइम्स। ओके, उससे ज्यादा यूरिया नैनो यूरिया स्प्रे नहीं करना चाहिए। ओके, तो उसके बाद होता है फ्लावरिंग स्टेज, यानी कि बड इनिशिएशन स्टेज बोलते हैं हम उसको। जो पहला फ्लावर आता है ना ऊपर, उस टाइम पे आपको 1261, 13045 CN आपको उसके ऊपर ज्यादा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वो ज्यादा आपको फर्टिगेशन करना है। और यहाँ पे नैनो DAP आपको 1.5 या 2 ml तक पर लीटर ऑफ वाटर आपको स्प्रे करना चाहिए। ये भी मैक्सिमम 2 टाइम स्प्रे करना है 10 दिन या 15 दिन के इंटरवल में। ओके, और इस स्टेज में आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके, फ्लावरिंग स्टेज में यानी कि वो बड इनिशिएट होने के बाद आपको मैक्सिमम 19 052K और 13045 और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को आपको ज्यादा यहाँ पे क्रॉप को सप्लाई करना है। ओके, और हार्वेस्टिंग के 10 दिन पहले आपको सब ऑपरेशंस फर्टिगेशन स्प्रेइंग वो सभी बंद कर देना चाहिए। ओके, उससे ज्यादा नहीं देना चाहिए आपको। ओके, और यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट ये है कि जो NPK बोलते हैं ना, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेश, नाइट्रोजन आपको इनिशियल स्टेज में जब फ्लावर्स आते हैं ना, उससे पहले तक आपको नाइट्रोजन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ओके, और जब फ्लावरिंग आने के बाद आपको पी यानी कि फास्फोरस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद जब पीक फ्लावरिंग स्टार्ट या फ्लावरिंग स्टार्ट होने के बाद इमीडिएटली आपको के पी और के बाद पी और के को आपको ज्यादा फास्फोरस और पोटेश आपको ज्यादा प्लांट्स को सप्लाई करना है, क्योंकि यही दो फर्टिलाइजर्स है जो क्वालिटी को बहुत इंप्रूवाइज कर सकता है। ओके, पेस्ट एंड डिसीज कंट्रोल, यहाँ पे ना नॉर्मली यहाँ पे मैरीगोल्ड में सकिंग पेस्ट बहुत आता है, थ्रिप्स, माइट्स, व्हाइट फ्लाइज, ओके, लीफ माइनर, और जो हेलिकोर्पा जो फ्लावर को डैमेज करता है ना, हेलिकोर्पा टाइप, कैटरपिलर टाइप, वो ज्यादा यहाँ पे दिखाई देता है। आपको ये जो डिस्प्ले कर रहा है इंफॉर्मेशन, ये वोकल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड के वेबसाइट पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहां पे जाके भी देख सकते हो। और ये जनरल केमिकल्स है। ओके, यहाँ पे मैं सकिंग पेस्ट के बारे में बोलूँ, जो माइट्स, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाइज है, उसके लिए आपको ग्रेसिया, सिमोडिस, ब्रोमोस, पेगासस, उसको आपको स्प्रे करना है। ओके, मैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, ज्यादा इसके बारे में बोल नहीं सकते यहाँ पे। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के आप रेकमेंड, आपके जो नॉलेज है, आपका प्रीवियस नॉलेज है, आप इसमें लगा के उसको आप कौन सा स्प्रे करना है आप देख सकते हो। लेकिन ये जनरल स्टेटमेंट्स है। ओके, सकिंग पेस्ट के लिए आपको जो डिस्प्ले किया है यहाँ पे, वो आप स्प्रे कर सकते हो। इसके अलावा भी आपका अगर अच्छा केमिकल आपको पता है तो वो उसको भी आप स्प्रे कर लो। ओके, और रेड स्पाइडर माइट्स एक ऐसा, ये बहुत ही जो समर में करते हैं ना मैरीगोल्ड, उसके लिए माइट्स का बहुत, रेड स्पाइडर माइट का बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है। लेकिन रेनी सीजन में इसका थोड़ा ज्यादा इन्फेक्शंस नहीं रहता है, लेकिन अगर आया तो भी अबैसिन, ओबेरॉन, वोमाइट, ये आपको इफेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए हेल्प करेगा। ओके, और हेरी कैटरपिलर, इसके लिए भी आप शिनवा है, डेलीगेट है, किंग डोजा है, जो इंडक्सिकार बोलते हैं ना, वो सब अवेलेबल ऑलरेडी मार्केट में है। आप जब भी स्प्रे करते हो तो लोअर डोज वाला, लोअर केमिकल से हायर केमिकल्स तक आप फॉलो करो। अगर पहले ही आप अच्छा वाला अच्छा वाला केमिकल, कॉस्टली केमिकल स्प्रे कर दिया तो नेक्स्ट टाइम उसको कंट्रोल करना फिर डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, फंगल डिसीजेस के बारे में अगर डिस्कशन करना है तो इमीडिएटली ट्रांसप्लांटिंग के बाद कॉलर रॉट होता है, जो डैम्पिंग आप बोलते हैं हम, उसके लिए आपको एलिएट और रिडोमिल गोल्ड का यूज कर सकते हो आप। और ट्रांसप्लांटिंग के बाद ये फेस्टिवल्स जो हम डिस्कशन किए पहले, वो रेनी सीजन में ही आता है, मैक्सिमम रेनी और विंटर में ही आ जाता है ना, तो इसके लिए ना पाउडर मिल्ड्यू
का कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पाउडर मिल्ड्यू नॉर्मली आ ही जाता है। ओके, इसके लिए आपको कैब्रियो टाइप है, नेटिव है, मिरियन है, पॉलीक्यूर है, ओके, एक्रोबैट है। ये बहुत सारे केमिकल्स आपको मार्केट में मिलेंगे, और रिकमेंडेड डोज भी ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है। और इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में अगर ऐसा है कि ये केमिकल बहुत इफेक्टिव है, तो आप उसको भी स्प्रे कर सकते हो। ओके, और उसके बाद रूट रॉट आता है। रूट रॉट के लिए लगाने के बाद पौधा विल्टिंग का सिम्टम्स दिखाई देता है ना, तब आपको रिडोमिल गोल्ड और कर्जेट को ड्रेंच करना चाहिए उस टाइम पे। ओके, और और एक इम्पॉर्टेंट आता है इधर, ब्लाइट आता है, जो फ्लावर का ब्लाइट होना, बोट्राइटिस फ्लावर ब्लाइट बोलते हैं, या जस्ट ब्लाइट ही बोलो आप। तो उसके लिए ना आपको कैप्टा, एक्रोबैट, कांटाफ्लस, कवच, इसको आप स्प्रे कर सकते हो। ओके, ये थोड़ा जनरल स्टेटमेंट्स है। आपको ना, मुझे लगता है कि फार्मर्स को ना कंट्रोल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसको हमसे भी ज्यादा पता रहता है। ओके, हम ना अब सोइंग डेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले ही हमने डिस्कशन देख लिया है कि गणेश चतुर्थी आता है 14 सितंबर को। ओके, अगर हमने सोइंग 22 जून को किया, अंबर, मैं अंबर बोल रहा हूं, तो ट्रांसप्लांटिंग नॉर्मली 25 डेज के बाद आता है, तो वो है 17 जुलाई को ट्रांसप्लांटिंग होता है। 17 जुलाई के बाद, ट्रांसप्लांटिंग के बाद जो पहला बड आता है ना, वो 36 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग आता है, तो उसको हमको रिमूव करना है। ओके, फर्स्ट बड को कभी भी रिमूव करो, इससे क्या होता है ना, साइड ब्रांचेस ज्यादा आता है। ओके, और उसके बाद आपको 23 डेज और लगेंगे पीक फ्लावरिंग आने के लिए। तो वो पीक फ्लावरिंग आता है 14 to 19 तक 2026। वो हमारा गणेश चतुर्थी का जो फेस्टिवल है ना, उससे मैच होता है। तो हार्वेस्टिंग आप 10 सितंबर से 14 सितंबर तक कभी भी फ्लावरिंग कर सकते हो। ओके, आपको बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि वो पहले का बड आप रिमूव करते हो ना, उसके बाद पीक फ्लावरिंग आपको 23 डे बाद आता है। अगर आपको आपके हिसाब से थोड़ा अल्टर करना है, तो ये डाटा आप ध्यान में रखो बस। ओके, और केसर आता है 28 ऑफ जून को आपको सोइंग करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा अर्ली है, तो इसको आप थोड़ा लेट करके सोइंग करना चाहिए आपको। ओके, सो 28 जून को आपको सोइंग करना है। ट्रांसप्लांटिंग आता है 25 दिन के बाद, यानी कि 23 को ट्रांसप्लांटिंग होता है। बड रिमूवल आपका आता है 22 अगस्त को। तो सेम ये भी आपको आ जाता है, पीक फ्लावरिंग सितंबर 14 को ही आता है, और हार्वेस्टिंग होता है 10 to 13 सितंबर 2026। आप यहाँ पे मैंने टाइपिंग एरर हो चुका है, 2027 लिखा है, नेक्स्ट 2028 लिखा है, लेकिन आप सबको 2026 ही रीड करना प्लीज। ओके, सेम इसी तरह कीर्ति भी सेम इसी डेट को होता है, और ऑलमोस्ट ऑल केसर और कीर्ति ऑलमोस्ट ऑल टाइम पीरियड में जो उसका ग्रोइंग पीरियड है वो ऑलमोस्ट ऑल सेम है। तो आपको गणेश चतुर्थी के लिए करना है तो जून सोइंग इज इंपॉर्टेंट। ओके, जून एंड को सोइंग करना चाहिए। ओके, अगर आप दसरा का बात कर रहे हो, तो दसरा है अक्टूबर 20 को। ओके, आपको उसके लिए अंबर को 28 जुलाई को सोइंग करना है, और 22 अगस्त को ट्रांसप्लांटिंग करना है। बड रिमूवल आता है 27 सितंबर को, और आपको 20 अक्टूबर तक पीक फ्लावरिंग आ जाएगा। अगर आप 2 दिन या 3 दिन पहले भी फ्लावरिंग हार्वेस्टिंग कर दिया तो अब हो जाएगा। ओके, सो 18 से 20 अक्टूबर तक आपको पीक फ्लावरिंग आ जाएगा। ओके, उसी तरह केसर और कीर्ति दोनों को आपको 3 अगस्त को सोइंग करना है, 28 अगस्त को आपको ट्रांसप्लांटिंग करना है, 27 सितंबर को आपको बड रिमूवल करना चाहिए, और पीक फ्लावरिंग आता है दसरा के आसपास, यानी कि आपको 18 से 20 अक्टूबर 2026। यहाँ पे भी टाइपिंग एरर है, 27 और 2027 और 2028 को आप 2026 ही रीड कीजिएगा। ओके,
और दीपावली का बात करेंगे। अभी दीपावली है नवंबर 8 को। यहाँ पे आपको अंबर को 16 अगस्त को सोइंग करना है। ट्रांसप्लांटिंग आता है 25 दिन के बाद, यानी कि 10 सितंबर को। बड रिमूवल आता है अक्टूबर 16 को। और पीक फ्लावरिंग आता है 8 नवंबर के आसपास। तो आप यहाँ पे 6 और 8 नवंबर के बीच आप हार्वेस्टिंग कर सकते हो। ओके। केसर और कीर्ति दोनों को आपको 22 अगस्त को सोइंग करना है। और ट्रांसप्लांटिंग होता है सितंबर 16। बड रिमूवल होता है 16 अक्टूबर। और 8 को आप आसपास आपको पीक फ्लावरिंग आ जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ लोग ऐसा भी सोचते होंगे कि दसरा और दीपावली को हम क्लब करके कर सकते हैं ना, तो आप वैसा भी कर सकते हो। लेकिन जो दसरा फेस्टिवल होने के बाद आप इमीडिएटली जो फ्लावर, दसरा बैच का जो फ्लावर्स बैच है ना आपका, उसके बाद दसरा फेस्टिवल होने के बाद इमीडिएटली जो बड़ा बड़ा फ्लावर्स है ना, आप उसके रिमूव करके ओनली जो बड है इनिशियल स्टेज, थोड़ा हाफ ओपन बड्स जो रहता है ना, उसको छोड़ के जो कंप्लीटली ओपन हुआ फ्लावर्स को निकाल के आप छोड़ दीजिएगा। तो वो भी दीपावली को आपको पीक फ्लावरिंग के लिए आ जाएगा। ओके। क्योंकि दसरा दीपावली के बीच 11 दिन का टाइम रहता है। वो आप फ्लावरिंग के लिए आपको 23 दिन लगता है। लेकिन जो हाफ ओपन फ्लावर है उसको रख के जो कंप्लीटली ओपन हुआ फ्लावर से आप उसे निकाल दीजिएगा। वो दसरा का बैच भी दीपावली के लिए अच्छा आपको यील्ड दे देगा। ओके। अगर डेट्स के बारे में आपको कोई दिक्कत है, तो आपको अगर कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आपका जो भी आपका क्वेश्चन है मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ओके। अब फाइनल डिस्कशन, अदर चैलेंजेस एंड ओवरकम मेजर्स कैसे हम कर सकते हैं। अदर चैलेंजेस क्या है? एक फेस्टिवल कभी भी ना रेनी सीजन में नहीं आता है। और जब पीक फ्लावरिंग रहता है तो वह उस टाइम पे रेन्स आने का चांसेस बहुत रहता है। ये एक प्रॉब्लम है। और दूसरा, प्राइस फ्लक्चुएशंस। प्राइस ना बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। ओके। अगर अच्छा प्राइस रहा और बारिश होने लगा तो आप ना एक काम कर सकते हो। अगर प्राइस अगर 100 रुपए के ऊपर है तो ही इसको इकोनॉमिकल होता है, तो नहीं होता ये। जो मल्च रहता है ना आपका 5 फीट का मल्च, जो आप स्टेकिंग करते हो ना मैरीगोल्ड को, तो उसके आजू बाजू में वो मल्च आप कवर कर दीजिएगा जितना हो सके उतना। तो जो भी पानी गिरेगा ऊपर तो वो फ्लावर के ऊपर नहीं गिरेगा, वो नीचे गिरेगा। तो फ्लावर थोड़ा बहुत मार्केटेबल रहेगा। ओके। तो आप वहां पे अच्छा प्राइस कमा सकते हो। ओके। ये रहा जो कंप्लीट डिस्कशंस अबाउट ग्रोइंग मैरीगोल्ड फॉर द अपकमिंग फेस्टिवल्स। ओके। अगर इसमें कोई क्वेश्चंस आपका रहेगा तो प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूंगा। ओके। स्टिल देन, हैव ए गुड डे। थैंक यू।